हेलो एंड नमस्कार दोस्तों। आज हम एक ऐसी मांगा को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं जो अभी तक कहीं भी एक्सप्लेन नहीं की गई है। ये मांगा है एक लड़का और एक लड़की की, जिसमें लड़का लड़की की बॉडी में चला जाता है और फिर दूसरी दुनिया में जाकर उस दुनिया को बचाता है। तो अब हम देखेंगे कि वो लड़का उस गर्ल की बॉडी में रहकर क्या क्या करता है, कैसे मुश्किलों को फेस करता है और क्या वो हमेशा उस गर्ल की बॉडी में रहेगा। ये सब जानने के लिए इस मांगा की सीरीज को ज़रूर देखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो सबसे पहले हमें क्लासरूम का सीन दिखाया जाता है, जिसमें क्लास का टीचर अपने स्टूडेंट से बोल रहा होता है कि लास्ट मंथ के एग्ज़ाम में हमारी क्लास की रैंक सबसे लास्ट थी और उस एग्ज़ाम का लास्ट क्वेश्चन सरप्राइजिंगली कोई एक बच्चा भी सॉल्व नहीं कर सका। तो आज मैं एक और लास्ट मौका देता हूँ, कोई है क्लास में जो इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सके तो वो जल्दी आए और जल्दी से इस प्रॉब्लम को आकर बोर्ड में सॉल्व करे। और अगर तुम में से कोई ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकता तो पूरी क्लास के लिए बहुत बुरा होगा। तभी उसी क्लास में एक का हाथ उठता है, जिसे देखकर वो टीचर बोलता है, ओह यांगजुई। तो इस लड़की का नाम यांगजुई होता है और ये बोलती है कि सर प्लीज़ क्या एक बार मैं एक क्वेश्चन को सॉल्व करने का ट्राई कर सकती हूँ। टीचर हाँ बोलता है। फिर वो सॉल्व करने के लिए बोर्ड में जाने लगती है। इस पर क्लास में बैठे बच्चे बोलने लगते हैं, क्या ये जानती है इस क्वेश्चन को भी कैसे सॉल्व करते हैं, पर इसे कैसे आता है, ये क्वेश्चन तो मैंने आज तक देखा ही नहीं है कभी। फिर यांगजुई अपने टीचर से चॉक लेती है, जिस पर उसका टीचर बोलता है कि मेरे पास तुम्हारे लिए एक क्वेश्चन है, अगर तुम्हें ये क्वेश्चन आता था तो तुमने एग्ज़ाम में इसे सॉल्व क्यों नहीं किया। जिस पर यांगजुई कुछ नहीं बोलती, बस क्वेश्चन को बोर्ड में सॉल्व करती रहती है। और 3 मिनट के बाद का सीन दिखाया जाता है, जिसमें वो क्वेश्चन को सॉल्व कर देती है और जिसे देखकर उसका टीचर बोलता है, हाँ ये तो बिल्कुल सही है। और यांगजुई वहाँ से जाती हुई बोलती है, जो इसके टीचर ने पूछा होता है कि तुमने एग्ज़ाम टाइम में क्यों सॉल्व नहीं करा था ये क्वेश्चन, वो अब उसका जवाब देती है कि मुझे अभी ही पता चला क्लासरूम में बैठे बैठे कि इसे सॉल्व कैसे करना है। इसके बाद स्कूल की छुट्टी का सीन दिखाया जाता है, जिसमें बच्चे स्कूल से जाते हुए वही क्लासरूम में जो हुआ उसकी बात कर रहे होते हैं कि देखा कैसे आज उसने हमारी पनिशमेंट से हमें बचा लिया। हाँ आज तो बच ही गए, तो हमको तो आज पनिशमेंट मिल ही गई थी। वो बिल्कुल एक गॉडेस की तरह आई और उसने हमें बचा लिया, वो तो हमारी आज से गॉडेसेस हो गई। वहीं से यांगजुई निकलती है तो सब यही बोलने लगते हैं, ये तो वही है ना। तो यांगजुई धीरे से बोलती है, ये कितना वियर्ड है ना, और वहाँ से जाने लगती है और बोलती है, ये कितनी वियर्ड फीलिंग है, मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे कोई देख रहा है। पर इस चीज़ को इग्नोर करके वो बोलती है, शायद मैं ज़्यादा ही सेंसिटिव हो गई हूँ, तभी मुझे ऐसा फील हो रहा है। तभी उसके पीछे 2 लड़के बात कर रहे होते हैं, जिसमें से एक लड़का बोलता है कि तेरे में इतनी हिम्मत है कि तू उससे बात कर सकता है। तभी दूसरा लड़का बोलता है कि चल ठीक है मेरे में हिम्मत नहीं है, फिर तू ही जा कर ले बात उससे। भी वहाँ एक लड़का यांगजुई के पास आकर बोलता है, क्लासमेट यांगजुई प्लीज़ इसे एक्सेप्ट करो, और लव लेटर दे रहा होता है। देख रहे हो प्रेम पत्र दे रहा है, पक्का रिजेक्ट होगा ये। मैं तो खुद 3 मंथ से रोज़ चॉकलेट दे रहा हूँ, फिर भी अभी भी फ्रेंड जोन हूँ। तो ये सब देखकर वहीं 2 सिंगल लौंडे ये सब देखकर चिढ़ने लगते हैं और बोलते हैं, देख यहाँ हम पहले आप करते करते रह गए, ये लड़का यहाँ खेल गया। तभी यांगजुई बोलती है, ये सब के लिए आपका धन्यवाद, पर मेरी ज़िंदगी में पहले से कोई है जिसे मैं पसंद करती हूँ। जिस पर वो लड़का बोलता है कि कोई बात नहीं, क्या हम सिर्फ दोस्त बन सकते हैं प्लीज़। वहीं एक बंदा आता है जो बोलता है, माफ़ करना दोस्त, मैं हूँ जिसे यांगजुई पसंद करती है, और बोलता है, क्या तुम जानते हो कि मैं कौन हूँ। जिस पर वो प्रेम पत्र वाला लड़का घबराने लगता है। फिर वो लड़का यांगजुई के कंधे में हाथ डालकर बोलता है, ये स्कूल मेरे फादर ने बनाया था और मैं स्टूडेंट काउंसिल का प्रेसिडेंट शी वांगजी हूँ और मुझे युई का फियांसे के नाम से भी जाना जाता है। और उसके लव लेटर को दिखाकर बोलता है कि ये लव लेटर के लिए गर्ल को ढूंढ लो। वो लड़का वहाँ से डरता हुआ भाग जाता है। फिर वांगजी यांगजुई को घर छोड़ने को बोलता है, जिस पर यांगजुई उसे मना करती हुई बोलती है कि मैं खुद घर जा सकती हूँ, पर वांगजी की रिक्वेस्ट करने में उसके साथ कार में बैठकर घर जाने लगती है। जिस पर वांगजी बोलता है कि ये इतना आसान नहीं है, ये एक बिग सिटी है, यहाँ पर गली गली पर इंसान के भेष में भेड़िए बैठे हैं। जिस पर यांगजुई बोलती है कि मैं छोटी बच्ची नहीं हूँ और रियल में भी कोई भेड़िया आ जाए तो मैं उससे डरने वाली नहीं हूँ। और मजाक में बोलती है कि हाँ अगर रियल में कुछ ऐसा हो कि तुम इस कार से भी तेज़ भागने लगो तो हाँ तब मैं ज़रूर डर जाऊँगी। तभी वहीं एक लड़के को दिखाया जाता है जो बहुत तेज़ दौड़ रहा होता है, और वो इतनी तेज़ से दौड़ रहा होता है कि वो जिन लड़कियों के पास से गुजरता है उन लड़कियों के जो कपड़े होते हैं वो उड़ने लगते हैं, और वहाँ के लोग बोलने लगते हैं कि क्या स्पीड ऑफ लाइट, मतलब ये बंदा स्पीड ऑफ लाइट के जैसे दौड़ रहा होता है। तो हमें बताया जाता है कि ये हमारे इस मानवा का मेन कैरेक्टर है, और वो इतनी तेज़ से दौड़ते हुए वो बोलता है कि बस मैं उन्हें पकड़ने वाला हूँ, और वो बोलता है कि मैं तुम्हें तब तक फॉलो करूँगा जब तक ये रोड ख़त्म ना हो जाए।
तभी वो दौड़ते हुए यांग यूई की गाड़ी के पास से गुजरता है और दोनों की नज़र मिलती है और वो यांग यूई को देखता है और देखते के साथ ही गायब हो जाता है। तो यांग यूई बोलती है, मैंने अभी यहाँ किसी को देखा था और शायद मैं फिर से सेंसिटिव हो गई, और सर नीचे करके बैठ जाती है। तभी वो जांग जी, जिसकी कार में वो होती है, वो बोलता है कि तुम्हें मेरे सामने घबराने की ज़रूरत नहीं है। मैं उन बेवकूफ़ सेकंड जनरेशन किड्स जैसा नहीं हूँ। मैं सिर्फ तुम्हारी बात सुनूंगा और मैं उन सेकंड जनरेशन के किड्स जैसा नहीं हूँ जो सिर्फ पैसा बर्बाद करते हैं। फिर यांग यूई बोलकर चुपचाप बैठ जाती है। फिर हमारे मेन कैरेक्टर का सीन दिखाया जाता है जो पेड़ के पीछे छुपा होता है और बोलता है कि ये बहुत डेंजरस था, मुझे इतनी केयरलेसली इतनी तेज़ नहीं दौड़ना चाहिए था। तभी जिस पेड़ के पीछे वो छुपा होता है वहाँ से एक आवाज़ आती है कि मैंने तुम्हें ढूंढ लिया, और पेड़ से 2 हाथ निकलकर हमारे मेन कैरेक्टर को पकड़ने लगते हैं। और उस पेड़ से एक लड़का बाहर निकलता है और वो बोलता है कि हीरो, तुम्हें मेरे साथ चलना होगा और मेरे वर्ल्ड को सेव करना होगा। तभी हमारा मेन कैरेक्टर सोचता है कि ये लड़का पेड़ के अंदर क्यों था। तभी वो लड़का बोलता है, क्या हीरो तुम बीमार हो, और उसे अपने कपड़ों में कवर करने लगता है और बोलता है कि तुम्हारी बॉडी और सोल दोनों हेल्थी हैं, तो मैंने कोई गलत इंसान नहीं ढूंढा। तभी हमारा मेन कैरेक्टर सोचता है कि डैम, मैं इससे नहीं भाग सकता, और वो लड़का से ऑलमोस्ट पूरा ही कवर करने वाला होता है और बोलता है, मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ मेरे वर्ल्ड में चलो, क्योंकि वहाँ बहुत सारे लोग तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं। तभी हमारा मेन कैरेक्टर सोचता है कि ये क्या हो रहा है, क्या ये चाहता है कि मैं अपना वर्ल्ड छोड़ दूँ। फिर उसे यांग यूई की याद आने लगती है और वो सोचता है ये दुनिया छोड़ दूँ, मतलब यांग यूई को छोड़ दूँ, और नहीं, ज़ोर से चीखता हुआ उस बंदे से फ्री हो जाता है और वो उसी बंदे को गुस्से में देखता है और रख के घूंसा मारता है और बोलता है, वापस अपने कार्टून वर्ल्ड में जा, मुझे नहीं बनना है तेरा हीरो वीरो। तभी उस बंदे को दिखाते हैं जो ज़मीन में लेटे हुए बोल रहा होता है, प्लीज़ रुक जाओ मेरे हीरो, मत जाओ। तभी वही बंदा हमारे मेन कैरेक्टर के पैर को पकड़ लेता है और बोलता है, हीरो आप मुझे ऐसे नहीं छोड़ सकते। और फिर क्या हमारे मेन कैरेक्टर का दिमाग घूम जाता है और वो उस बंदे की कुटाई कर देता है। तभी उनके पीछे एक मशरूम जैसा ब्लास्ट होता है जिस पर दोनों की नज़रें पड़ती हैं। तभी हमारा मेन कैरेक्टर को याद आता है कि उस तरफ तो यांग हुई गई थी। तभी वो बंदा बोलता है कि ये डेमोनिक बीस्ट है, यह आपकी सैंड का पीछा करते करते यहाँ आया होगा। तभी हमें ब्लास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ 4 हेड का मॉन्स्टर सब कुछ बर्बाद कर रहा होता है और हर तरफ लोग उसे देखकर भाग रहे होते हैं। दूसरी तरफ जहाँ यांग यूई बेहोश हो रखी होती है, जिसे जांग जी उठाता है और बोलता है, चलो यहाँ से चलते हैं, जल्दी उठो यहाँ से। तभी दिखाया जाता है यांग यूई कार में फंसी होती है कि वो बता ही रही होती है कि वो यहाँ कार में फंसी है, वो यहाँ से नहीं निकल सकती। तभी उसी मॉन्स्टर का एक हेड उन दोनों पर हमला करने वाला होता है। तभी यांग यूई ये सब देखकर जांग जी से चिपकने लगती है, पर वो साइड में उसे करता हुआ सॉरी बोलता हुआ दूर हट जाता है, जिसे देखकर यांग यूई शॉक्ड हो जाती है। तभी हमें दिखाया जाता है उस मॉन्स्टर का अटैक फेल हो जाता है और यांग यूई जांग जी से पूछ रही होती है, क्या तुम ठीक हो या नहीं। तभी दूसरी साइड से उस मॉन्स्टर का दूसरा हेड यांग यूई पर अटैक करने वाला होता है। तभी वो सोचती है, क्या कोई मुझे बचाने आएगा या मैं यहीं मर रही हूँ। तभी हमारा मेन कैरेक्टर आकर उस मॉन्स्टर के हेड में आयरन रॉड को घुसा देता है, जिससे उस मॉन्स्टर के हेड से ब्लड आने लगता है। तभी यांग यूई सोचती है ये कौन है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर हंसता हुआ उसे देखता है और बोलता है, चिंता मत करो, मैं तुम्हें ज़रूर बचा लूँगा। तभी वो मॉन्स्टर उस पर ज़ोर से अटैक करता है और ज़मीन पे पटक देता है। हमारे मेन कैरेक्टर के मुंह से खून निकलने लगता है और ज़मीन पर लेट कर वो बोलता है कि मैं सिर्फ कुछ सेकंड के लिए डिस्ट्रैक्ट हुआ था और उसने मेरी ये हालत कर दी। तभी वहीं फंसी हुई यांग यूई बोलती है कि तुम मर नहीं सकते, कम से कम तुम अपना नाम बताओ कि तुम कौन हो। मरने से पहले मैं तुम्हारा नाम जानना चाहती हूँ। तो हमारा मेन कैरेक्टर यांग यूई का नाम लेते हुए उसके सामने खड़ा हो जाता है और बोलता है, यांग यूई, मेरा नाम यांग चुआन है। तभी उन दोनों पर वो बीस्ट हमला कर देता है और यांग यूई के सामने खड़ा होकर हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है, हम दोनों जिनका नाम बोलने में सेम है वो आज साथ मरेंगे। तभी हमारे यांग चुआन की आंखें यांग यूई की बॉडी में खुलती हैं और वो यांग यूई बोलकर उठता है। जब वो उठता है तो उसे देखकर उसके आसपास के लोगों के प्राण हलक पर आ जाते हैं और वो बोलने लग जाते हैं, भूत भूत, ज़ॉम्बी ज़ॉम्बी। तभी यांग चुआन उनमें से एक बंदे को पकड़ लेता है और बोलता है, तो यांग यूई को क्या बोल रहा था। तभी यांग यूई की मदर उसको हक करके बोलती है, तुम ठीक हो, तुमने हमें डरा दिया था, तुम्हारी सांसें नहीं चल रही थी, ना ही तुम्हारी धड़कन। तो हमारा यांग चुआन सोचता है, क्या मदर? नहीं, मेरी मदर। तभी उसकी नज़र साइड में पड़ी यांग यूई की फ़ोटोग्राफ पर जाती है और वो सोचता है, क्या वो मर गई। तो चैप्टर 1 के एंड में हमने देखा था कि जो यांग चुआन होता है वो यांग यूई की बॉडी में आ गया होता है और वो नोटिस करता है कि जो यांग यूई है
वो उसका फ्यूनरल में बैठा है और वो समझ जाता है कि यांग यूई अभी तक मारी जा चुकी है। तो अब चैप्टर 2 के स्टार्टिंग में दिखाया जाता है, जो हमारा मेन कैरेक्टर है वो सोचता है ओह तो यांग यूई का फ्यूनरल है। तभी उसके सामने यांग यूई की मदर होती है जो बोलती है क्या तुम खड़ी हो सकती हो, तो चलो हमें जल्दी घर चलना चाहिए। तब यांग चुआन सोचता है तो यांग यूई मारी गई तो लास्ट में मैं उसे बचा ना पाया, और उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। तभी यांग यूई की मॉम बोलती है कि तुम क्यों रो रही हो, तो यांग चुआन सोचता है रो रहा हूँ, पर वो गुस्सा होकर यांग यूई की मॉम पर चीखता है और बोलता है कि मैं लड़का हूँ और एक लड़का कैसे रो सकता है, वो तो बस मेरी आंखों से पानी आ रहा है। तब वो अपनी वॉइस को नोटिस करता है और बोलता है मेरी वॉइस को क्या हो गया, और खांसने लगता है। गले के अंदर हाथ डाल देता है कि इस आवाज़ को क्या हो गया। गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है कि मेरी चेस्ट में ये 2 बंदे के पीसेस किसने रख दिए, और कपड़े के अंदर देखने लगता है। उसकी मदर पीछे से बोल रही होती है यांग यूई ये तुम क्या कर रही हो, और हमारा मेन कैरेक्टर अंदर झांकने लगता है तो वो शॉक्ड हो जाता है और बोलता है क्या ये क्या हुआ, मैं तो एक गर्ल बन गया। और फिर वो सबके सामने अपने नीचे भी देखने लगता है। उसकी मदर की हालत कैसी हो जाती है ये आप देख सकते हैं। तभी हमारा मेन कैरेक्टर एक ज़ोरदार चांटा पड़ता है, और जिसने ये चांटा मारा होता है बोलता है कि तुम्हें कोई शर्म है या नहीं, अब तक चैन नहीं पड़ा मेरा यहाँ इतना मजाक बनवाकर। तभी उसकी माँ रोकती है और बोलती है कि तुम इतने हार्श हो रहे हो, तुम्हें इतने हार्श होने की ज़रूरत नहीं है। तभी वो आदमी बोलता है कि क्या तुम उस अपने दोस्त को जानती हो जिसकी फ़ोटो हर न्यूज़पेपर के फ्रंट में आ रही है। तो हमारा मेन कैरेक्टर कंफ्यूज होकर पूछता है कौन दोस्त। उसकी मदर भी बीच में आकर बोलती है कि यांग चुआन वो सिर्फ एक सिंपल लड़का है जो उसे सिंपली सेव करना चाहता था, वो कोई बुरा पर्सन नहीं था। हमारा मेन कैरेक्टर गुस्सा होकर बोलता है अबे ओए अंकल कौन है तू और कहाँ से आया है। अबे कौन है बे तू, प्रधानमंत्री। और तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की, आज तक मेरे बाप में भी इतनी हिम्मत नहीं हुई कि मुझ पे वो टच कर सके, तेरा हिसाब किताब अभी करता हूँ। और वहाँ पे बढ़ जाता है उसको मारने के लिए और बोलता है ले वापस जो तूने दिया। तभी उसकी माँ उसे पकड़ लेती है और बोलती है यांग यूई तुम्हें अपने फादर को नहीं मारना चाहिए। तो उसका फादर बोलता है मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम्हारा उस ब्रैड के बीच में कैसा रिलेशन था, अब वो मारा जा चुका है, तो आज से एक समझदार और तमीज़दार लड़की की तरह रहना शुरू कर दो और ग्रेजुएशन तक गुड गर्ल बनकर रहो, और उसके बाद अच्छी फैमिली से मैं तुम्हारी शादी करवा दूंगा। तो सुनकर हमारे मेन कैरेक्टर को बहुत गुस्सा आ रहा होता है और वो बोलता है कि ये बास्टर्ड यांग यूई का फादर। तभी यांग यूई का फादर वहाँ से जाने लगता है और बोलता है कि जब हम घर पहुँच जाएंगे तो फिर हम फैमिली डॉक्टर को बुलाकर तुम्हारी हेल्थ और मेंटेलिटी को चेक करवाएंगे, मैं नहीं चाहता कि तुम ऐसी गार्बेज रहो। तभी उसकी मॉम हमारे मेन कैरेक्टर को बोलने लगती है चलो मेरी बच्ची घर चलते हैं। और हमारा मेन कैरेक्टर सोचता है मैं तो सही में यांग यूई की बॉडी में आ चुका हूँ। तभी वो बोलता है अपने फादर को रोककर एक सेकेंड मेरी बात का जवाब दें, क्या वो इंसान यांग चुआन सच में मर चुका है। वही यांग यूई का फादर जवाब देता है कि कब का मारा जा चुका है, उसका फ्यूनरल तुम्हारे फ्यूनरल से 1 दिन पहले होने वाला था और अब उसका फ्यूनरल भी हो चुका है। इस रूम के नियर वाले रूम में उसका दाह संस्कार भी हो रहा है। तो सीन दिखाया जाता है जहां हमारा मेन कैरेक्टर अपनी बॉडी को जलते हुए देख रहा होता है और शॉक्ड होकर ज़मीन में बैठा होता है। तभी यांग यूई की मॉम उसे दिलासा देते हुए कहती है कि मेरी बच्ची तुम्हें इतना दुखी होने की ज़रूरत नहीं है, ये तो भगवान की इच्छा है। उस लड़की की फैमिली की इनकम तो इतनी भी नहीं थी कि इस सिचुएशन को एफर्ट कर सके, तो तुम्हारे फादर ने उनकी हेल्प करी। तभी हमारा मेन कैरेक्टर बोल रहा होता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, और सोचता है यांग यूई की बॉडी में मैं हूँ, मतलब यांग यूई मेरी बॉडी में होगी और यहाँ मेरी बॉडी के साथ यांग यूई भी जल रही है। तभी पीछे से आवाज़ आती है कि तो तुम ही हो जिसे यांग चुआन ने बचाया था। तो हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है डैड। तभी यांग यूई की मॉम उसके डैड को बोलती है कि इतने अचानक यहाँ आने के लिए हम माफ़ी चाहते हैं, पर ये अपने सेवियर को लास्ट टाइम देखना चाहती थी। तभी वो यांग चुआन का फादर उसकी तरफ आते हुए बोलता है चलो देखते हैं, और उसके सामने बैठकर बोलता है सही में उस लिटिल किड की आंखें बहुत अच्छी थी, मुझे सही में उस पर प्राउड है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर सोच रहा होता है कि मैं तो अभी कुछ भी नहीं बता सकता, जो मेरे दिमाग में चल रहा है मुझे इंतजार करना होगा जब तक यहाँ कोई ना हो। तभी यांग चुआन का फादर बोल रहा होता है कि मेरे बेटे की डेथ मीनिंगलेस नहीं रही, कम से कम उसके आखिरी टाइम में एक ब्यूटी उसे गुड बाय करने तो आई, और बोलता है मैं आशा करता हूँ कि तुम अब अपनी लाइफ हैप्पीली जीना शुरू करोगी और हमेशा स्ट्रांगली अपनी लाइफ जीना। तो हमारा मेन कैरेक्टर रोते हुए यस कहने लगता है। तभी उसका डैड बोलता है कि तुम क्यों रो रही हो, अगर वो यहाँ होता तो तुम्हें ऐसे रोते हुए देखकर ज़रूर उसे बुरा लगता, और उसके आंसू पोंछने लगता है। तो वो उनका हाथ दूर हटाकर गुड बाय करके जाने लगता है और सोचता है कि लगता है कि ज़िंदगी भर के आंसू मेरे आज ही निकल जाएंगे, और बोलता है चलिए मॉम चलते हैं। सोचता है पहले मैं यांग यूई के कमीने बाप से निपट लूं, फिर अपने बाप से निपटूंगा, तब तक डैड मेरा वेट करना। तो सीन में हमें यांग यूई की फैमिली का सीन दिखाया जाता है
जिसमें डॉक्टर आया होता है और वो वही डॉक्टरों वाले डायलॉग को बोलता है कि घबराने की ज़रूरत नहीं है, सब ठीक है, बस उसे थोड़े रेस्ट करने की ज़रूरत है, उसे करने दो। और बताता है कि हेल्थ ठीक है, बिकॉज़ ऑफ इतने बड़े एक्सीडेंट से वो निकली है, समय के लिए अपनी मेमोरी में उलझी है। बस उसे थोड़ा टाइम दे दे ठीक होने के लिए, कुछ ही टाइम में वो ठीक हो जाएगी और वापस अपने नॉर्मल रूटीन में आ जाएगी और जल्दी ही वो स्कूल भी जाने लग जाएगी। फिर उसकी माँ उसे देखने रूम में जाती है, जहाँ उसे लेटे हुए देखकर वो बोलती है कि ये जल्दी से अपनी स्ट्रेंथ को रीगेन कर ले, फिर वापस से डेली रूटीन में और स्कूल जा सकती है। बोलती है कि अगर तुम्हें कुछ खाना है तो मुझे बता देना, मैं तुम्हारे लिए यहाँ बना दूंगी, अभी मैं जा रही हूँ। तभी वो आंखें खोलती है और बोलती है, स्कूल जाना एक अच्छा मौका है, पर मेरे डैड कहीं बैठे हुए रो रहे होंगे, तो मेरे डैड से मिलना भी ज़रूरी है। तभी वो अपनी खुशबू को ही फ़ील करने लगता है और बोलता है, ये यांग यूई की खुशबू। तभी अपने आप को मारते हुए बोलता है, नहीं, नहीं, मुझे ऐसा नहीं सोचना चाहिए, अपने लिए ही, और ये यांग यूई की बॉडी है, तो मैं ये सब नहीं सोच सकता। तभी वो सोचता है कि यांग यूई के पेरेंट्स और मेट्स नीचे हैं, तो यही सही टाइम है मेरा यहाँ से निकलने का। ही वो रूम से बाहर आकर बालकनी में खड़ा होकर वहां से जंप लगा देता है और सेफली नीचे पहुंच जाता है और आगे गेट की तरफ बढ़ने लगता है और सोचता है कि जहां से मैं कूदा वो पूरा 2 मंजिला था, जब मैं इसे कूद गया तो ये गेट क्या है, मुझे बस गेट पर चढ़कर यहाँ से बाहर कूदना है। फिर वो गेट पर चढ़ने के लिए गेट को पकड़ता है, तभी उसे 440 वॉट का करंट लग जाता है और वो वहीं चलकर जमीन में बेहोश हो जाता है। तभी वहाँ उसके गार्ड आते हैं और बोलते हैं कि सर, नहीं, नहीं, ये कोई चोर नहीं, ये हमारी यंग मिस है। तभी वहीं उसका फादर आ जाता है और बोलता है कि इसको रूम में लेके जाओ और लॉक कर दो। फिर हमारा सीन दिखाया जाता है जिसमें वो नहा रहा होता है और बोलता है कि यांग यूई कैसे इस जल्लाद बाप के साथ रहती थी। तभी वो अपने डैड के बारे में सोचने लगता है कि मैं जानता हूँ कि वो पक्का पेन में होंगे। तभी वो सोचता है, मुझे ये सब नहीं सोचना चाहिए, पहले मुझे नहा लेना चाहिए। फिर उसकी नाक से खून आने लगता है और बोलता है कि इस बॉडी के साथ मैं कैसे नहा सकता हूँ। तभी उसकी मॉम की आवाज़ आती है जो यांग यूई से कहती है, यांग यूई, क्या तुमने नहा लिया? खाना रेडी हो चुका है, आकर खाना खा लो। तभी वो बोलती है कि हाँ, मैं आ रही हूँ। तभी वो सोचता है कि ये कितना फ्रस्ट्रेटिंग है, इस हालात में मैं कैसे खुद को काम रख सकता हूँ और मैं पता नहीं कहाँ फंस गया। तभी वो सोचता है कि ये सब तब से शुरू हुआ जब से वो टोपीबाज दिखा था। वो मुझसे बोल रहा था कि मुझे डीमन बीस्ट को मारना है, उसके बाद वो दिखा ही नहीं, पता नहीं वो कहाँ गया। एक बार जब वो मुझे मिलेगा तो पक्का उसको बहुत पीटूंगा और उससे इन सब की एक्सप्लेनेशन मांगूंगा। तभी उसके बाथटब में कोई इसके पैर पकड़ लेता है और बोलता है, यस, मैंने ढूंढ लिया। और बाथटब से निकलता हुआ बोलता है, मेरे लॉर्ड हीरो, फाइनली मैंने आपको ढूंढ लिया। आप जहाँ जाएंगे मैं वहीं आऊंगा, चाहे आप कोई सा भी रूप ले लो, मैं आपको ढूंढ ही लूंगा। और फिर ठरकियों की तरह तलवी और पैर को चाटने लगता है। फिर मारने का आएगा तू? फिर मारने का आएगा? ये सब देखकर यांग यूई का दिमाग खराब हो जाता है। वो उसे इतनी जोर से लात मारता है कि वो दीवार में धंस जाता है और बोलती है, तो ये तू है टोपीबाज, तेरी वजह से ही ये सब स्यापा खड़ा हुआ है। जिसकी आवाज़ सुनकर उसकी मॉम गेट पर आ जाती है और बोलती है कि बेटा, क्या वहाँ सब कुछ ठीक है? क्या तुम्हें कोई चीज़ चाहिए या मेरी हेल्प की ज़रूरत है? तभी हमारी मेन कैरेक्टर बोलती है कि नहीं मॉम, मुझे कोई ज़रूरत नहीं है। तभी वो टब से निकलकर कपड़े पहनने को चली जाती है और उस टोपीबाज के हाथ पैर और आंखें बांध देती है और बोलती है, अगर तूने देखा तो तेरी मौत यहीं होगी। और फिर वो कपड़े पहनकर बोलती है, अब बता टोपीबाज, कौन है तू और उस बीस्ट का क्या हुआ? तभी वो बोलता है, मैं सिर्फ तभी बोलूंगा जब पहले तो मुझे रिलीज करोगी। पर वो रिलीज नहीं करती और उसे घूर के देख रही होती है। फिर वो टोपीबाज बोलता है, मुझे ऐसे मत देखो, मैं गलत नहीं हूँ, सच बताऊं तो तुम ही वो रियल हीरो हो। जिसे सुनकर वो बोलती है, बकवास नहीं, जितना पूछा है वो बता कि कौन है तू और मेरे पीछे क्यों पड़ा है? तभी वो बोलता है, तुम हीरो हो और मैंने खुद तुम्हें अपनी आंखों से उस बीस्ट को मारते हुए देखा था। जब मैं वहां पहुंचा तो मैंने देखा अकेले तुमने सिर्फ एक स्लैश से उस स्नेक मॉन्स्टर के सारे हेड को काट दिया। तभी वो चीख कर बोलता है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, अगर मैं जीत गया था तो यांग यूई कैसे मरी? तभी उसको दर्द होने लगता है। तभी उसकी मॉम आ जाती है और बोलती है कि तुम अब कैसा फील कर रही हो, मैं तुम्हारे लिए खाना लेकर आई हूँ। तभी वो अपनी मॉम के सामने कुछ बहाना बनाकर समझाने की कोशिश करने लगती है कि मॉम आप गलत मत समझिए, ये लड़का तो। और उसकी मॉम बोलती है, बेटा कौन? तभी वो पीछे देखती है जहाँ टोपीबाज नहीं होता और वो सोचता है वो टोपीबाज कहाँ गया। तभी हमें कुछ दिन बाद का स्कूल का सीन दिखाया जाता है जहाँ हमारा मेन कैरेक्टर सोच रहा होता है कि वो कहाँ चला गया टोपीबाज। तभी उनके टीचर क्लासरूम में आते हैं और बोलते हैं कि अटेंशन बच्चों, हमारी क्लास में एक नया बच्चा ज्वाइन हुआ है। और उस बच्चे को बोलते हैं कि अपनी क्लासमेट को खुद को इंट्रोड्यूस करवाओ। और वो बोलता है कि मेरा नाम है रोंग वू, हॉबी है हीरो को ढूंढना। यहाँ दिखाते हैं कि जो टोपीबाज है उसने यांग यूई की क्लास को ज्वाइन कर लिया है।
तो हमें चैप्टर 2 के एंड में दिखाया गया था, जो टोपीबाज था वो यांग यूई के स्कूल में आकर उसकी क्लास को जॉइन कर लेता है और अपना इंट्रो देकर बोलता है उसकी हॉबी है हीरो को ढूंढना। तो चैप्टर 3 की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि वो क्लासरूम में बोल रहा होता है कि मेरा गोल है एक हीरो बनना और डीमन किंग को मारकर वर्ल्ड को सेव करना। तभी उनका टीचर बोलता है मिस्टर यू भी ना बड़े मजाकिया हैं। तभी यांग यू उठकर बोलती है ओए तू इस स्कूल में क्यों आया है। तभी उसका टीचर सीरियस होकर बोलता है मिस यूई अपने दोस्त से मिलना और बात करना ये क्लास के बाद करें, क्लास टाइम में ये सब अलाउड नहीं है। तभी वो सॉरी सॉरी बोलकर चुप हो जाती है। तभी उनका टीचर टोपीबाज को बोलता है कि जो खाली डेस्क दिखती है वहां जाकर बैठ जाओ। तभी टोपीबाज बोलता है सर अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है तो क्या मैं लास्ट सीट में बैठ सकता हूँ। तो उसका सर बोलता है पर वो सीट तो, और रुक जाता है और बोलता है ओके ठीक है, और बोलता है जो पास था वो बीत चुका है, हमें भी उससे आगे बढ़ना चाहिए, वही सबके लिए अच्छा होगा। वहीं यांग यू की बॉडी में युआंग चान बोलता है पर वो तो, और चुप हो जाता है। तो गाइस ये जो सीट है वो युआंग चान की थी यांग यू की बॉडी में आने से पहले, और अब वो लोगों की नजर में मर चुका है। तभी उसका टीचर वो सब बोल रहा होता है जो बोला होता है उसने पहले। तभी यांग यू गुस्से से सोच रही होती है कि वो तो मेरी सी थी। तभी टोपीबाज यांग यूई के पास से गुजरते हुए बोलता है रिलैक्स, जो चीजें तुमने यूज करी उनकी देखभाल मैं अच्छे से करूंगा। और वो उस सीट पर पहुंच जाता है जहां वो सीट खजाने के जैसे चमक रही होती है, और वहां उस पर बैठकर उसकी आंखें भी चमक रही होती है। मतलब वो डेस्क उस टोपीबाज के लिए किसी खजाने से कम नहीं होती। और वो बोलता है ये वही डेस्क है जहां मेरे हीरो बैठते थे, और वो डेस्क से चिपट जाता है। ये सब करते हुए उसे यांग यूई भी देख रही होती है, जिसे उनका टीचर देख लेता है और वो सोचता है कि यांग यूई और टोपीबाज के बीच में कुछ चल रहा है। सब लोग इधर-उधर ध्यान ना दें और चलिए न्यू लेसन को स्टार्ट करते हैं। फिर दिखाया जाता है कि क्लास एंड अप हो गई है। वो टीचर क्लास से चला जाता है। तभी यांग यूई खड़ी होकर बोलती है फाइनली। तभी वहाँ लड़कियां आ जाती हैं जो यांग यूई से बोलती है कि यार लगता है जो नया बंदा आया है उससे तुम ज्यादा ही क्लोज हो, तो हमें भी उससे इंट्रोड्यूस कराओ। वहीं खड़ी एक और लड़की बोलने लगती है हाँ हाँ हाँ, और उसकी जन्म कुंडली राशि ब्लड टाइप भी बता देना। हाँ, वो मन में सोच रहा होता है क्या ये दुनिया पूरी पागल हो गई है। तभी वहीं दिखाया जाता है टोपीबाज को दो तीन लड़कियां घेरे हुए खड़ी होती हैं और बोल रही होती हैं कि आपके हेयर कितने प्रीटी हैं और सॉफ्ट हैं। और एक लड़की बोल रही होती है कि मिस्टर यू आपका फोन नंबर क्या है बताइए ना। और ये सब हमारा मेन कैरेक्टर भी देख रहा होता है और वो सोचता है कि हर कोई इस सीट को पहले अवॉइड करते थे जब मैं वहां बैठा करता था। इस टोपीबाज में पता नहीं क्या लड़कियों को दिख रहा है। सोचता है अब इसको बताता हूँ, और लड़कियों के बीच में जाकर बोलने लगता है कि उसे ना डांडिया खेलने का शौक है, वो ना लड़कियों में ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं है। और मतलब ये सब बोलने लगता है कि उसे ना दोस्ताना मूवी के अभिषेक बच्चन और जॉन अब्राहम में इंटरेस्ट है। मतलब वो जानबूझकर झूठ झूठ बोल रहा होता है कि लड़कियां उसे पसंद ना करें, मतलब दूर रहना शुरू करते हैं उससे। जो उसका एक खेल होता है ना सारा उल्टा हो जाता है। जो लड़कियां होती हैं वो बोलने लगती है ओ वाह डांडिया खेलना, ओ। वहां खड़ी दूसरी लड़की बोलती है हाँ हाँ हाँ, दोस्ताना मूवी, हाँ वो तो मुझे भी पसंद है। पर उसमें तो अमिताभ बच्चन और शत्रुघ्न सिन्हा थी ना। हाँ हाँ क्या मूवी थी ना, उसमें वो कितनी ग्रेट फ्रेंडशिप होती है। मैं इनमें सच्ची फ्रेंडशिप, ये कितनी ग्रेट चीज है। कौन सी मूवी को कौन सी मूवी समझ रहे होते हैं, मतलब कौन सी चीज को क्या चीज समझ रहे होते हैं। बोलती हैं ये चीज तो उसे और क्यूट बना रही हैं। हमारे मेन कैरेक्टर का प्लान वहां पे फेल हो जाता है और वो बहुत बुरी तरीके से वहां पर चिढ़ रहा होता है। उनमें से एक लड़की पूछती है कि यू तुम्हारे फोरहेड में ये बैंडेजेस क्यों हैं। जिस पर वो बोलता है क्योंकि मेरे यहाँ बहुत अगली स्कार्स हैं, तो उन्हें छुपाने के लिए मैंने ये बैंडेजेस लगाई हैं। तभी हमारे टोपीबाज के पास यांग यूई आती है और उससे बोलती है कि ओए टोपीबाज जादूगर, तू किसी काम का नहीं है, पर मैं तुझसे कुछ पूछना चाहती हूँ। इस पर हमारा टोपीबाज बोलता है ओह हाय हीरो। तभी वो बोलती है चल कहीं और सुनसान जगह चलते हैं। वो तो बात करने के लिए बोल रही होती है पर वहां खड़ी लड़कियां कुछ और समझने लगती हैं। फिर उन्हें क्लासरूम के बाहर बैठे हुए दिखाया जाता है जहां टोपीबाज नीचे झुककर बैठा होता है और बोलता है मुझे माफ करें मेरे हीरो, मैं ये दोबारा से नहीं करूंगा। वैसे ये मेरा फॉल्ट नहीं है, इस वर्ल्ड की गर्ल्स बहुत अग्रेसिव हैं, खुद ही मेरा पीछा नहीं छोड़ रही थी। इसके बाद मैं आपको कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा, मेरा विश्वास करें। फिर हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि ठीक है, पर बात ये नहीं है। बात ये है कि लास्ट टाइम मैंने तुमसे ये नहीं पूछ पाया था कि जिस बॉडी में मैं हूँ, उस बॉडी का होस्ट यानी यांग यूई कहाँ है? तो टोपीबाज बोलता है कि वो गर्ल, उसका तो नहीं पता
क्योंकि मैंने सिर्फ़ आपको देखा था उस टाइम नाइफ़ से 9 हेडेड हाइड्रा को मारते हुए और बोलता है कि मुझे माफ़ करना, ये सारा मेरा फ़ॉल्ट है कि सही टाइम पर मैं वहाँ नहीं पहुँच पाया और आपको ये सब सहना पड़ा है। यांग चुआन जो यांग युई की बॉडी में होता है, तो वो बिल्कुल पैर खोल के उसके सामने बैठा होता है। देख सकते हो कैसे बैठा होता है और बोल रहा होता है कि नाइफ़, कौन-सी नाइफ़? और टोपीबाज वहीं देख रहा होता है और बोलता है, वो नाइफ़ जो आपकी सोल से बाउंडेड है। और यांग चुआन उसे वहाँ देखते हुए भी देख लेता है और मुँह पे ज़ोर से लात मारता है, जिस पर वो टोपीबाज बोल रहा होता है कि आपने तो व्हाइट कलर की पहनी। फिर टोपीबाज बोल रहा होता है, आपकी जो सोल है, वो कभी चेंज नहीं होगी, इसी वजह से आप हीरो हैं। तभी हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है, अच्छा तो मैं हीरो तुम्हें ऑर्डर देता हूँ कि मुझे वापस से चेंज कर दो। और बोलता है कि किस तरह से? हीरो ऐसा लगता होगा, कम से कम यार मुझे एक लड़का तो बना दो। पर उसी टाइम पे टोपीबाज बोलता है कि आपकी सोल चेंज नहीं हुई है, आप अभी भी सेम हो, जैसे आप पहले थे। तभी टोपीबाज के बचपन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ कोई उसके पास ब्लड लगी हुई नाइफ ला रहा होता है और उसके सर पर लगाकर बोल रहा होता है कि तुम ब्रैट, मैं ऑर्डर देता हूँ कि तुम रोना बंद करो। और हमें दिखाया जाता है कि वहाँ टोपीबाज रो रहा होता है। ये तो कुछ ट्विस्ट सा लग रहा है और ये चीज़ आगे ही अब स्टोरी में क्लियर होगी। तो चलिए देखते हैं। फिर हमारी कहानी प्रेज़ेंट में आ जाती है, जहाँ हमारा मेन कैरेक्टर बोल रहा होता है, तुम तो यार ऐसे लग रहे हो जैसे तुम तो अभी रोने लगोगे। तुम कितने अनमैनली हो यार और मैंने तो इतनी ज़ोर से तुम्हें मारा भी नहीं। हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि मेरी मदद करो, मुझे लेजेंडरी आइटम ढूँढने में और मुझे वापस लड़का बनाने में। तभी हमारा टोपीबाज बोलता है कि जो लेजेंडरी आइटम्स हैं, वो होली चर्च वाले ने अपने पास सेफली रखे हैं। जिस पर यांग भी बोलते चर्च? क्या वो हमें उधार देंगे? तभी हमें दिखाया जाता है कि पीछे से वहाँ गोल्डन हेयर वाला वांग जी भी आ जाता है और बोलता है, तुम्हारे लिए मेरे पास कुछ है, जो मैं कहना चाहता हूँ। और वहाँ दोनों बातों में लगे होते हैं जिसमें टोपीबाज बोल रहा होता है कि हम चर्च से लेजेंडरी आइटम्स को नहीं ले सकते। और हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है, अबे तो मैं आ तो रहा हूँ तेरे साथ। इनका चल ही रहा होता है और पीछे से वांग जी बोलता है कि मैं डर में अंधा हो गया था। तभी यांग यूई चिढ़ते हुए बोलती है, अबे तुझे दिख नहीं रहा है क्या? हम बिज़ी हैं, तो अपना मुँह बंद कर और निकल यहाँ से। जिसमें वांग जी यांग यूई को गुस्से में देखकर घबरा जाता है और बोलता है कि सॉरी, मैं उस टाइम पर डर गया था कि अगर मैं मर जाऊँगा तो मेरे पेरेंट्स का क्या होगा? तभी हमारे मेन कैरेक्टर को कुछ मेमोरीज़ आने लग जाती हैं, जो यांग यूई की मेमोरीज़ होती हैं, जिसमें ये गोल्डन बालों वाला वांग जी भागता हुआ दिख रहा होता है, जिसमें यांग यूई उम्मीद से भरे हाथों से उसे रोकने की कोशिश कर रही होती है। और फिर हमारे मेन कैरेक्टर को कोल्ड सी फीलिंग और ऐसा फ़ील होने लगता है जैसे वो डूब रही हो और उसे यांग यूई की मेमोरी दिखने लगती है, जिसमें छोटी यांग यूई मॉम-डैड बोल रही होती है और एक दूसरी मेमोरी में दिखाया जाता है, जहाँ कोई लेडी उसे बोल रही होती है कि ये ऑर्फनेज ही तुम्हारा न्यू घर है और दूसरी जगह कोई लड़का यांग वी को बुरी तरीके से मार रहा होता है और बोल रहा होता है कि तुम सरेंडर क्यों नहीं करती। और वहीं यांग वी की मॉम डैड की भी मेमोरी दिखाई जाती है, जहाँ वो बोल रहे होते हैं कि इसका फेस बुरा भी नहीं लग रहा, अगर हम इसे सही से पालते हैं तो इसे हम शी फैमिली से गुड डील के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ हमें पता चलता है कि जो यांग यूई के पेरेंट्स हैं, वो उसके सगे मॉम डैड नहीं हैं, उन्होंने यांग यूई को अपने प्रॉफ़िट के लिए अडॉप्ट किया था। फिर ये सब देखकर हमारा मेन कैरेक्टर का सर फटने लग जाता है और वो बोलता है कि ये सब यांग यूई की मेमोरी, ऐसा लग रहा है जैसे ये सब मेमोरीज मुझे निकल जाएंगी। यांग यूई की बॉडी बिल्कुल शांत खड़ी होती है, जिस पर वांग शी उसे हिलाते हुए उसका हाथ पकड़ते हुए बोलता है कि लूना प्लीज मेरी बात सुनो, चलो उससे आगे बढ़ते हैं, ठीक है? और मैं तुम्हें प्रॉमिस करता हूँ कि ऐसा फिर कभी नहीं होगा। जिस पर हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है ठीक है, समझ गई। और मन में सोच रहा होता है कि यांग यूई ने इतना पेन सहा। और वो गोल्डन बालों वाला वांगशी बोलता है, "तुम मुझे समझ गई, है ना? मेरे पेरेंट्स मेरे बिना नहीं रह सकते। मैं सिर्फ़ उनके लिए ही परेशान था।" और वो कुछ बोलने ही लगता है कि हमारा मेन कैरेक्टर उसकी 2 टाँगों के बीच में छुपाए हुए 2 अंडों को फोड़ देता है और बोलता है कि यांग यूई ने जितना पेन सहा, उसके लिए सिर्फ़ तुम ज़िम्मेदार हो। और बोलता है कि तुम यांग यूई के लायक नहीं हो कमीने। और उसकी हालत देख टोपीबाज को बहुत बुरा लग रहा होता है। फिर यांग यूई टोपीबाज को उसके टाई से पकड़ते हुए उसे घसीटते हुए ले जाने लगती है और बोलती है, चलो अपनी बात को कंटिन्यू करते हैं। टोपीबाज फुल मजे में लेटे हुए गोल्डन बाल वाले से बोल रहा होता है कि नेक्स्ट टाइम सर हीरो को गुस्सा दिलाने की सोचना भी मत। अभी वो गोल्डन बाल वाला उन्हें जाते हुए देखता है और सोचता है, क्या, कौन है ये बंदा? और वहां दिखाते हैं जहाँ टोपीबाज हमारी मेन कैरेक्टर को बोल रहा होता है, हीरो आप बिल्कुल बैठे सो। अभी हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है, हाँ वो है ही, उसकी हिम्मत कैसे हुई मेरी यांग यूई के पास आने की। फिर वो गोल्डन बाल वाला उनके पास आने लग बोलता है, दूर हो जाओ, वो मेरी है। और उसे दीवार से लगा देता है और बोलता है
कैसे इन्फीरियर हूँ इस शैबी शॉर्ट लूज़र से कि हमारे टोपेबाज के दिमाग में 2 चीज़ें आती हैं कि पहली कौन शैबी शॉर्ट लूज़र और दूसरा क्या क्या हीरो मुझे पसंद करते हैं? गन बालों वाला वो लड़का बोलता है, मैं नहीं चाहता कि तुम किसी और को प्यार करो और अगर हमारी एंगेजमेंट अगर तुम तोड़ना चाहती हो तो तुम्हें बता दूँ कि मैं तुम्हारी फैमिली को बैंकरप्ट कर दूँगा और तुम्हें सड़क और झोपड़ियों को में रहने को मजबूर कर दूँगा। तभी यांग भी बोलती है कि चाहे तुम मुझे सड़क पर ले आओ, फिर भी मैं तुमसे प्यार नहीं कर सकती। और तो और किसी और लड़के से प्यार करने का सोच भी नहीं सकती। वो मन में सोच रहा होता है क्योंकि खुद मैं एक लड़का हूँ। ये सुनकर गोल्डन बालों वाला लड़का बोलता है कि तुम झूठ बोल रही हो। मैं शर्त लगा सकता हूँ कि जो लड़का मारा गया तुम्हें उससे प्यार है और ज़ोर से उसके कंधे को पकड़ने लगता है। पर हमारा मेन कैरेक्टर सोचता है कि मैंने इसके अंडे फोड़ दिए, फिर भी इससे कुछ नहीं हुआ और बोलता है और सोचता है कि पर मैं मूव नहीं कर सकता कि ये गर्ल बॉडी बहुत कमज़ोर है। तभी वो बोलता है कि हाँ, यांग चुआन को मैं प्यार करती हूँ और उसे मैं प्यार अपनी होल लाइफ़ तक करती रहूँगी। अगर वो मर भी गया है, तो क्या मैं उसे फिर भी प्यार करती रहूँगी और उसके अलावा किसी और के प्यार में मैं नहीं पड़ने वाली। हमारे मेन कैरेक्टर ने ये सब इसलिए बोला होता है क्योंकि वो सोच रहा होता है कि गोल्डन बालों वाला ये सब सुनेगा तो हार मान जाएगा और उसका पीछा छोड़ देगा। तभी वो गोल्डन बालों वाला बोलता है कि मैं मानने को तैयार नहीं हूँ कि मैं किसी मरे हुए लड़के से हार गया। और बोलता है कि मैं तुम्हारा मन ज़रूर बदल कर दिखाऊँगा और तुम्हारा दिल ज़रूर जीतूँगा। तभी हमारा मेन कैरेक्टर सोचता है कि उसका प्लान तो उल्टा पड़ गया। तभी वो गोल्डन बालों वाला यांग हुई को पकड़कर किस करने लगता है और बोलता है कि एक किस्से ले लो, सही बता रहे हैं, तुम्हारा दिल उसके बाद हमारा हो जाएगा। यांग हुई टोपीबाज को बोलती है, अबे ओए वहाँ खड़े-खड़े क्या मज़े ले रहा है? जल्दी अपना मैजिक यूज़ कर और कुछ कर जल्दी। तभी वो गोल्डन बालों वाला ऑलमोस्ट उसे किस करने वाला होता है। तभी टोपीबाज गोल्डन बालों वालों पर पैरालाइजिंग स्पेल कर देता है और गोल्डन बालों वाला ज़मीन पर गिर जाता है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर फुल चौड़ा होकर वहाँ से जाने लगता है और बोलता है, फाइनली हमने उससे छुटकारा पा लिया और बोलता है, कभी हीरो और उसके सबऑर्डिनेट से पंगा मत लियो। टोपीबाज को अपने मैजिक पे शक हो रहा होता है और वो बोल रहा होता है कि क्या हम सच में जीत गए? भी वहीं वो गोल्डन बालों वाला फास्ट स्पीड में यांग यूई के पास आकर बोलता है कि मुझे ऐसा फ़ील हो रहा है जैसे मेरी बॉडी बहुत लाइट हो गई है और मैं हवा में उड़ रहा हूँ। और वो वहाँ पहुँचकर उसे किस कर लेता है। किस करने के बाद वहाँ से जाने लगता है, बोलता है ये बढ़िया था, पर मैं उस मरे हुए इंसान को इतनी आसानी से नहीं छोड़ूँगा। ये दिखाया जाता है जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है, वो पत्थर बन गया होता है। टोपीबाज बोल रहा होता है, वो मैंने गलती से पैरालाइज़िंग स्पेल की जगह उस पर थंडर स्पीड वाला स्पेल यूज़ कर लिया था। और तभी वो वॉशरूम में उल्टी कर रहा होता है और बोलता है, मैंने आज तक किसी लड़की को किस नहीं किया। मैंने अपनी फर्स्ट किस उस कमीने को दी थी। और साइड में टोपेबाज भी हल्का हो रहा होता है और यांग खुद को साफ कर रही होती है और अपना फेस वॉश करने के बाद वो सोचती है, क्या मेरे पीछे टोपेबाज नहीं आया था क्या? तभी वो मिरर से टोपीबाज को देख लेती है और गुस्से में उसका कॉलर पकड़ लेती है और बोलती है कि अगर तूने ये सब जो हुआ है उसको किसी को बताया तो मैं तुझे मार दूँगी। तभी टोपीबाज घबराते हुए बोलने लगता है कि हीरो आपका फेस। तभी हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है, क्या हुआ मेरे फेस को? और ये कितना वियर्ड है, मेरे कपड़े टाइट क्यों हो गए? और अपने आप को मिरर में देखता है जहाँ युआंग चुआन की बॉडी, हाँ, यांग युई की बॉडी यांग चुआन की बॉडी बन गई होती है। मतलब यांग चुआन को मतलब अपनी ओरिजिनल बॉडी मिल गई होती है। विभास बोल रहा होता है कि आप अर्थ में वापस आ गए, जिस पर हमारा मेन कैरेक्टर सोचता है, तो मैं फिर से लड़का बन गया और अपने नीचे देखता है वो स्कर्ट में होता है। वो टोपीबाज को इवल नज़रों से देखता है और बोलता है, तो मैं तुम्हें थोड़ा परेशान करने वाला हूँ। फिर हमारा मेन कैरेक्टर वहाँ से निकलता हुआ दिखाया जाता है, जो पॉकेट में हाथ डाले सीटी मारते हुए जाने लगता है और टॉयलेट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ टोपीबाज के कपड़े लेकर और उसे अपनी स्कर्ट पहनाकर और उसके हाथ बाँधकर यांग चुआन वहाँ से चला गया होता है और दिखाते हैं टोपीबाज अंदर ही टॉयलेट में रो रहा होता है। तो वहीं पर ही 2 लड़के खड़े होते हैं, उसमें से एक लड़का बोलता है, शायद कोई रो रहा है। तभी दूसरा लड़का बोलता है, नहीं, नहीं, किसी को दस्त लगे हैं, उसी की आवाज़ें आ रही हैं। फिर हमारे मेन कैरेक्टर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ उसे अपने डैड की याद आती है और वो दौड़ता हुआ वहाँ से जाने लगता है और सोचता है कि मैं आ रहा हूँ डैड आपको ढूँढने। तभी अपने घर पहुँचता है, जहाँ वो शॉक्ड हो जाता है क्योंकि घर में कोई नहीं होता और वो सोचता है कि वो कहाँ मूव कर गए। तभी पीछे से गोल्डन बालों वाला लड़का आता है और बोलता है, "तो तू सही में ज़िंदा है।" और पीछे से बहुत सारे गुंडों को भी लाया होता है और बोलता है, "जब यांग मरने के बाद ज़िंदा हो सकती है, तो तू क्यों नहीं? वैसे जो लोग दूसरों की चीज़ें चुराते हैं, वो सिर्फ़ मरना डिज़र्व करते हैं।"
इस मर जाओ। ये हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है, अबे क्या बोल रहा है, इंसान को मारना इलीगल है, मुझे मारकर तू कैसे बच जाएगा? गोल्डन बाल वाला बोलता है, तुम लीगली मारे जा चुके हो, तो मैं बस मरे हुए को दोबारा मार रहा हूँ और ये लॉ के अगेंस्ट नहीं है। अपने साथ लाए हुए गुंडों से बोलता है, मार दो इसे। वो गुंडों को दिखाया जाता है जो दौड़ते हुए हमारे मेन कैरेक्टर को मारने के लिए उसके पास जा रहे होते हैं और यहीं हमारा चैप्टर 3 खत्म हो जाता है। हमने लास्ट चैप्टर में देखा था कि हमारे मेन कैरेक्टर यांग चुआन को अपनी बॉडी मिल गई थी। फिर वो अपने घर जाता है अपने फादर से मिलने और वहाँ गोल्डन वालों वाला जांगशी हमारे मेन कैरेक्टर को पिटवाने के लिए गुंडों को लाया होता है और वो उनसे बोलता है मार डालो इसे और उसे मारने के लिए वो गुंडे लोग उसके पास जाने लगते हैं। तो इस चैप्टर के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि हमारा मेन कैरेक्टर अपने घर में घुस जाता है और गेट को बंद कर देता है, जिसके बाद वो गुंडे लोग गेट को ठोकने और पीटने लगते हैं और बोलते हैं, ओए डरपोक कहाँ गया, खोल दरवाजा बाहर आ। तभी हमारा मेन कैरेक्टर सोचता है कि यह दरवाजा ज्यादा देर तक यहाँ नहीं टिकेगा और सोचता है कि अगर मैं देखूं उस गोल्डन बालों वाले को मिलाकर यहाँ टोटल 5 लोग हैं, मैं इन सब से निपट सकता हूँ, पर मैं ये नहीं चाहता कि कोई मुझे नोटिस करे और मैं मीडिया की नजरों में आऊं। और ये सोचता है कि अगर मैं लकी हुआ तो शायद इन सब से बिना लड़े निपट सकता हूँ। और घर के बाहर का सीन दिखाया जाता है जिसमें गोल्डन बालों वाला उन गुंडों से बोल रहा होता है कि तुम लोग अभी से थक गए। तभी वो गुंडे घबराकर बोलते हैं, सॉरी सर, सॉरी, अभी काम करते हैं। तभी वो लोग दरवाजा तोड़ देते हैं और बोलते हैं, अब तो तू गया बेटा। तू तो गया बेटे। पर उस रूम में कोई नहीं होता और वो बोलते हैं कि वो कहाँ गया। तभी उन गुंडों में से एक गुंडे को हमारे मेन कैरेक्टर के पैरों के शूज दिख जाते हैं और वो सोचता है कि वो वहीं छुपा है और हंसकर बोलता है, चलो चूहे से खेला जाए, और उस पर हमला कर देता है। पर वहां वो नहीं होता, सिर्फ उसके शूज होते हैं, तो उसका पोपट बन जाता है। क्या गुंडा बनेगा रे तू? तो फिर वो लोग गुस्से में यहाँ वहां से ढूंढने लगते हैं और बोलते हैं वो इसी रूम में है, ये 7th फ्लोर है और वो यहाँ से नहीं कूद सकता। और ढूंढने लगते हैं, कोई बोलता है कि वो फ्रिज में छुपा है, कोई बोलता है अलमारी में छुपा है और कोई बोलता है कि वो पक्का कूद गया होगा। पर हमारा मेन कैरेक्टर उनके पीछे ही दीवार पे स्पाइडरमैन की तरह चिपका होता है। तभी उन गुंडों में से एक गुंडे की नजर हमारे मेन कैरेक्टर पे पड़ जाती है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर वहीं से उछलकर उस पर किक मारता है और बोलता है, मर जा साले। बाकी गुंडे जो बोल रहे होते हैं कि कहाँ गया वो कुत्ते का बच्चा, तभी उनकी नजर भी उस पर पड़ती है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि मैं तुम लोगों को हर्ट नहीं करना चाहता था, क्योंकि इससे बाद में मेरे डैड को तकलीफ होती, पर तुम भाड़े के टट्टुओं ने और गोल्डन बालों वाले ने मेरे घर में घुसकर मेरे घर में तबाही मचा दी और मेरे घर का गेट भी तोड़ दिया। तो आओ मुझे उन सब का पे करो अपनी जिंदगी से। तभी उस घर के बगल में रहने वाली एक आंटी वहां आती है, जो गेट के बाहर खड़े जांगशी से टूटे हुए गेट को देखकर पूछती है, अरे बेटा इस दरवाजे को क्या हुआ? तो जांगशी बोलता है, ये जो फ्लैट है वो मैंने अपने फियांसी के लिए लिया था और बस यहाँ कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। तभी वो आंटी बोलती है, कितने अच्छे आदमी हो तुम, तुम्हारी फियांसे जरूर तुमसे खुश होगी। और फिर गोल्डन बालों वाला बोलता है कि वो क्या है कि जो कंस्ट्रक्शन का काम है वो बहुत स्लो चल रहा था, तो मैं यहाँ देखने आ गया था। फिर वो आंटी हैव अ नाइस डे बोलकर वहां से निकल जाती है। वो गोल्डन बालों वाला सोचता है, बड़ा परेशान कर रही थी ये बुढ़िया। फिर वो घर के अंदर घुसता है और बोलता है, सिर्फ 150 रुपए लेकर इतना कौन मारता है, और कितना टाइम लोगे तुम लोग? पर वो शॉक्ड हो जाता है, हमारे मेन कैरेक्टर ने सबको पीट दिया होता है और वहां हर कोई बुरी तरीके से पिटा होता है, हर तरफ खून ही खून होता है, सब बेहोश हो रखे होते हैं। तब हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है, तो ये गुंडे तूने मेरे लिए बुलाए थे ना? गुंडे नहीं, अंडे हैं, फूट गए। मालूम नहीं है कौन है। ए, क्या रे, निकले यहाँ से, रेलवे स्टेशन है क्या? चलो उठो यहाँ से। जिस पर वो गोल्डन बालों वाला सोचता है कि इसने इतनी आसानी से इन्हें कैसे हरा दिया। फिर हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि तू अभी क्यों नहीं भागा, जैसे तू तब भागा था जब यांग जुई को तेरी जरूरत थी। और बोलता है, तेरी वजह से ही यांग जुई को कितना सहना पड़ा। पर वो गोल्डन वालों वाला उसी की तरफ आ रहा होता है। फिर युआंग चान बोलता है, सुन भी रहा है तू? तभी वो गोल्डन बालों वाला अपने घुटनों पर आ जाता है और बोलता है, मुझे माफ कर दो। ये देखकर युआंग चान शॉक्ड हो जाता है। तभी वो जांगशी साइड से नाइफ उठाता है और बोलता है कि वो बोल रही थी कि वो तुझे एंड ऑफ लाइफ तक प्यार करेगी, तो मर जाओ प्लीज। फिर वो अटैक हमारे मेन कैरेक्टर को लग जाता है और गोल्डन वाला वाला बोलता है, अब नरक में जाकर प्यार करियो।
और बोलता है कि दर्द हो रहा है क्या? पर चिंता मत कर, जल्द ही मैं तुझे मार कर इस दर्द से फ्री कर दूंगा। तभी हमारा मेन कैरेक्टर सोचता है, ये घटिया इंसान। तभी वो गोल्डन बालों वाला बोलता है कि ये सब मैं यांग यूई तुम्हारे लिए कर रहा हूँ, तो चलो गुड बाय, और हमला कर देता है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर अपनी कोहनी से उसके मुंह पर जोर से हमला कर देता है, जिसे खाकर वो गोल्डन बालों वाला पीछे गिरता हुआ बोलता है, तुम्हारे पास अब तक इतनी स्ट्रेंथ कैसे है? मैंने तो तुम्हारे पेट में एक स्लाइस लगाया था अपनी नाइफ से। तभी हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है, इतनी देर से अपनी बातों से हंसाने के लिए तुम्हारा शुक्रिया, और वो कट कब का हील हो चुका है। जिसे देखकर गोल्डन वालों वाले के गोटे मुंह में आ जाते हैं और वो बोलता है कि तुम्हारे साथ क्या गलत है? और युआंग चान बोलता है कि मैं नहीं चाहता कि मेरे ऊपर लोगों की अटेंशन आए, पर तुम लोगों ने मेरे पास कोई चॉइस नहीं छोड़ी। और दिखाया जाता है हमारा मेन कैरेक्टर उस गोल्डन वालों वाले की धुलाई कर देता है, और वहां से वो गोल्डन वालों वाला भागने की कोशिश कर रहा होता है, पर हमारा मेन कैरेक्टर उसे बीच रास्ते में पकड़ लेता ये मार नहीं थी तो ये तो हमारे लिए खेल था। ये खेल हाँ ये खेल था, मार तो अब पड़ेगी। अरे मारो। है। और तभी गोल्डन वालों वाला बोलता है कि प्लीज मुझे जाने दो, मैं आज से यांग यूई को भी नहीं देखूंगा, आज से यांग यूई भी तुम्हारी हुई। तभी हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है, ये ट्रिक दोबारा मेरे पे काम नहीं करेगी। तभी वहां यांग चुआन का फादर भी आ जाता है और वो बोलता है कि ये मेरे घर पे क्या हो रहा है। तभी गोल्डन बालों वाला उनका पैर पकड़ लेता है और बोलता है कि प्लीज मुझे इस इंसान से बचा लो। तभी हमारा मेन कैरेक्टर उस पर जोरदार लात मार देता है और उसे हवा में उड़ा देता है। तभी उसका डैड बोलता है, तुम यांग चुआन अब तक? तभी हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है, हाँ मैं अब तक जिंदा हूँ। तभी हमारा मेन कैरेक्टर बताता है कि डैड, ये सुनने में आपको अजीब लगे, पर मैं आपसे फ्यूनरल में मिला था। बड़ी बात छोटे में मैं एक लड़की बन गया था, और अब वापस मैं अपनी बॉडी में आया हूँ। तभी उसका डैड बोलता है, यांग चान मेरे बेटे, तुम्हारी किस्मत में यही था, एक हीरो बनना, और तुम ब्लेस्ड हो वर्ल्ड ऑफ मिरेकल से। और जो तुम्हारी मदर थी उसका भी यही कहना था, और वो सब सच हो रहा है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है, मेरी मॉम? जिस पर उसका डैड बोलता है कि तुम्हारी मॉम तुम्हारे लिए को छोड़कर गई है, बस मुझे सही टाइम नहीं मिल रहा था उसे तुम्हें देने के लिए, और हम चाहते थे कि तुम्हारा चाइल्डहुड नॉर्मल हो। तभी दिखाया जाता है गोल्डन बालों वाला जहाँ पीट कर पड़ा होता है, वहीं उस पर से ब्लैक सा ऑरा और एनर्जी रिलीज होने लगती है। दूसरी साइड में यांग चुआन अपने डैड से पूछता है, डैड, आपने हमारे फ्रिज को स्टोरेज यूनिट की तरह क्यों बना रखा है, और इतनी इंपॉर्टेंट चीज को यहाँ पे क्यों रख रखा है? तभी उसका डैड बोलता है, हाँ ये पूरा हुआ। तभी हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि डैड क्या हुआ, आप इतना आज स्ट्रेंज बिहेव क्यों कर रहे हो? ये तो ऐसा लग रहा है जैसे आपको इस सब के बारे में पहले से पता है। तभी उसका डैड बोलता है कि मैं तुम्हें आज सच बताने वाला हूँ, और बोलता है कि तुम्हारी किस्मत में है डीमन लॉर्ड को मारना। और ये बोलने के साथ ही वो शॉक्ड हो जाता है, और दिखाते हैं वो येल्लो बालों वाला एक डीमन सा बन चुका होता है और युआंग चुआन के पीछे होता है। पर युआंग चुआन को इसका पता नहीं होता, और वो बोल रहा होता है कि डीमन लॉर्ड और उसे मारना है, ये सब तो मैंने पहले ही कहीं सुन रखा है। तभी उसका डैड बोलता है, मूव। तभी वो डीमन उसके पीछे आकर अपने हाथों को उसके शरीर में घुसा देता है, और बताया जाता है कि डीमन लॉर्ड के आंसू ने इस दुनिया को भी पॉल्यूटेड करना स्टार्ट कर दिया है। और दिखाया जाता है कि वो गोल्डन वालों वाले को जो बोल रहा होता है कि अगर तुम मर जाते हो तो यांग यूई मेरी हो जाएगी। और हमारा मेन कैरेक्टर सोचता है कि ये अटैक बाकी अटैक से कुछ डिफरेंट है, मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे मेरी पावर जा रही हो। तभी उसके फादर एक स्वॉर्ड ले आते हैं और बोलते हैं कि मैं तुम्हें उसे हार्म नहीं करने दूंगा। और तभी हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है, डैड, आपको इतने अच्छे से लड़ना और स्वॉर्ड चलाना कहाँ से आया? तभी उसके डैड बोलते हैं, बेटे अभी तू मेरे बारे में जानता ही क्या है? तभी वो डीमन बोल रहा होता है कि ओए बुड्ढे, तू मेरे काम के बीच में मत आ। तभी उसके डैड बोलते हैं, ये सही नहीं है, डीमन लॉर्ड के अंशों ने खुद की कॉन्शियसनेस ले ली है, अगर इसे प्योर नहीं किया गया तो यहाँ ये पूरे शहर में हजारों लोगों को मार डालेगा। और वो डीमन भी बोल रहा होता है कि मैं तुम लोगों को मार दूंगा, और वो एक अलग सा क्रिएचर बन चुका होता है। तभी उसका डैड बोलता है, मेरी बात सुनो बेटा, इसे पकड़ो। और जो उसकी मदर ने हमारे मेन कैरेक्टर के लिए रखा होता है वो उसे दे देता है और बोलता है, टेलीपोर्ट। फिर उसका डैड बोलता है, जाओ ओरेकल को ढूंढो और तुम्हें वही सब कुछ समझा देगा। और बोलता है, चलो मिलते हैं मगरमच्छ। जैसे पापा की परी होती हैं वैसी यहाँ पे आया है पापा के मगरमच्छ। फिर हमारा मेन कैरेक्टर टेलीपोर्ट होने लगता है और बोलता है, बट डैड। तभी हाँ चैप्टर ओवर हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि वो वर्ल्ड ऑफ मैजिक में कैसे जाता है और वो वर्ल्ड ऑफ मैजिक कैसा है,
और हमारा मेन कैरेक्टर वहाँ क्या करता है और वहाँ उसके साथ क्या क्या होता है। लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि युआंग चुआन का फादर हमारे मेन कैरेक्टर को टेलीपोर्ट डिवाइस देकर उसे वर्ल्ड ऑफ मैजिक में भेज देता है और खुद उस गोल्डन बालों वाले से लड़ने चला जाता है जो डीमन बन गया होता है। तो इस चैप्टर की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि उनकी बिल्डिंग में बहुत बड़ा ब्लास्ट हो गया होता है और हमें दिखाया जाता है कि वो गोल्डन बालों वाला युआंग चुआन के फादर के हाथों हार गया होता है और उसका फादर अपनी तलवार को ज़मीन में गाड़ता है और बोलता है कि ये सही में इतना टफ अपोनेंट था या इतने सालों से मेरी बॉडी में जंग लग चुका है। तभी उसे पीछे से आवाज़ आती है, या हुआ नान, तुम अब बुढ़े हो चुके हो। और यह आवाज़ सुनकर यांग चुआन का फादर शॉक्ड हो जाता है और पीछे देखता है और बोलता है कि ये तुम हो। तभी वो इंसान बोलता है, बहुत टाइम हो गया तुम्हें ना देखे, पर तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया हमारे हीरो का ख्याल रखने के लिए, बाकी सब मुझ पर छोड़ दो। तभी हमें सीन दिखाया जाता है युआंग चुआन का, जिसमें उसकी आंखें खुलती हैं और वो बोलता है, क्या वो एक बुरा सपना था? नहीं, मुझे जल्दी उठना चाहिए और अपने डैड की हेल्प करनी चाहिए। और उठने लगता है तभी उसका सर दर्द करने लगता है और वो सोचता है कि क्या ये वो, और चिल्लाकर बोलता है, क्या मैं दूसरी दुनिया में आ गया, अनदर वर्ल्ड के अनदर डायमेंशन में? और बोलता है, कम से कम यहाँ मुझे भेजने से पहले थोड़ा टाइम दे दे, मैं अपना फ़ोन, गेम, गन, ब्रश, सोप और बहुत सारी चीज़ों को बोलने लगता है और बोलता है कि एक गाइड भी, हाँ यू मतलब वही हमारा टोपीबाज, और बोलता है कि वो टोपीबाज मेरे साथ क्यों नहीं आया। तभी उसे किसी के पैरों के चलने की आवाज़ आती है और वो सोचता है कि हाँ कोई आ रहा है। तभी वो बोलता है, सुनिए, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि मैं कहाँ आया हूँ और कैसे मैं ओरेकल को ढूंढ सकता हूँ। तभी वो भागता हुआ उसके सामने से निकलता है और बोलता है, चलना चूतिए। अबे भाड़ में जा। और हमारा मेन कैरेक्टर उसको बोलता है कि भागना बंद करो, मेरी बात सुनो। तभी हमारे मेन कैरेक्टर के सामने एक आइस की दीवार खड़ी हो जाती है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर सोचता है कि यहाँ तो आइस आ गई, और फिर वो सोचता है क्या ये मैजिक है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर देखता है उसके पीछे कुछ नाइट्स आ गए होते हैं और फिर उन नाइट्स का लीडर बोलता है, वो अपराधी जिसने हिम्मत करी हमारे आर्क बाय शॉप पर हमला करने की और मारने की, वो यहाँ से भाग कर नहीं जा सकता। तभी हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है, मारने की कोशिश? ओह। और वो बोलता है, तो फिर वो अपराधी तो यहाँ से भाग कर चला गया, मैं तो बस यहीं से गुजर रहा था और जस्ट निकला ही था कि आप यहाँ आ गए। और बताता है, वो जो अपराधी है वो जस्ट यहाँ से निकला है, जाइए उसे पकड़िए, नहीं तो वो भाग जाएगा। तभी उन नाइट्स का लीडर बोलता है कि तुम टेला सीटा से नहीं हो ना। तभी हमारा मेन कैरेक्टर खुश होकर बोलने लगता है कि मैं ना लेजेंडरी हीरो हूँ, मैं आपकी मदद कर सकता हूँ उस विलन को पकड़ने में। तभी वो नाइट्स का लीडर बोलता है अपने एक नाइट से कि गेलो, उसको अपनी स्वॉर्ड्स दो। मतलब वो नाइट्स का लीडर हमारे मेन कैरेक्टर से लड़ने के लिए उसे स्वॉर्ड्स दे रहा होता है, पर हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है, मुझे स्वॉर्ड की ज़रूरत नहीं है, मैं हाथों से लड़ना पसंद करता हूँ। तभी हमारे मेन कैरेक्टर के पास एक स्वॉर्ड आती है और वो उसके पीछे आइस की वॉल में घुस जाती है। तभी वो नाइट्स का लीडर उससे बोलता है कि अपने हाथों को या तो खुद काट लो, नहीं तो अपनी फांसी के ऑर्डर का वेट करो। और बोलता है, अगर तुम इन्हें मानने से मना करते हो तो तुम्हें यहीं मार दिया जाएगा। और बोलता है, अगर इसे तुम्हें मानने में कोई दिक्कत है तो तुम्हें यहीं मार दिया जाएगा, हमारे आर्क बाय शॉप को मारने की कोशिश के जुर्म में। तभी हमारा मेन कैरेक्टर वो स्वॉर्ड उस आइस वॉल से निकालता है और बोलता है कि यहाँ गलत ये है कि तुम सब मंदबुद्धि हो, अगर मैं अपने यहाँ पे हाथ ही काट लूँगा तो उसके बाद जस्टिस का क्या होगा। और बोलता है कि अपने हाथ काटने का तो सोच भी नहीं सकता मैं, वो भी तुम जानवर बुद्धि के कहने में, और अगर तुम में हिम्मत है तो तुम मुझे पकड़ लो। और वो उस स्वॉर्ड से उस आइस की वॉल में एक स्लैश लगा देता है। तभी वहाँ खड़े नाइट्स अपने लीडर से कहते हैं, सर सैलान वो भाग रहा है। और हमारा मेन कैरेक्टर अपनी स्वॉर्ड की एक स्लैश से उस आइस की दीवार को तोड़ देता है और वहाँ से भाग जाता है। तभी वहाँ खड़ा नाइट्स का लीडर सैलान बोलता है, कोई नहीं, जाने दो उसे, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि वो सिर्फ एक स्लैश से मेरे आइस के बैरियर को तोड़ सकता है। मैं यकीन से कह सकता हूँ कि वो टेला सीता से नहीं है। उसे सीक्रेटली फॉलो करो और उसके घर को ढूंढो और उसके हर एक फैमिली मेम्बर को मार देना। तभी हमारा मेन कैरेक्टर वहाँ से निकलता हुआ बोलता है कि अब वो मेरा पीछा नहीं कर रहे हैं, चलो मैं बच गया। और हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है, पता नहीं ये कैसी गोबर सी दुनिया है, यहाँ हर कोई जानवर बुद्धि लेकर घूम रहा है। और सोचता है, डैड ने जिस ऑरेकल के बारे में मुझे बताया था, अब पता नहीं वो कहाँ बैठा होगा। तभी हमारा मेन कैरेक्टर किसी से टकरा जाता है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है, अरे आंखों में बटन और कमीज में आंखें लगा के घूम रहा है क्या? तभी वो आदमी बोलता है,
वो तू है जो आंखों में अपनी गोटियां लेकर घूम रहा है। और थोड़ा सही से बात कर बाय शॉप के सामने। आदमी बोल रहा होता है, वैसे भी इस मांगा का मेन कैरेक्टर मैं हूँ और तू साइड कैरेक्टर है। कुछ एपिसोड में तेरी मौत हो जाएगी और तेरी बंदी मेरी हो जाएगी। तभी हमारा मेन कैरेक्टर ये सुनता है और वो बोलता है, यहाँ तो सब उल्टा पुल्टा है, मुझे यहाँ से भागना चाहिए। और फिर हमारा मेन कैरेक्टर वहाँ से भागता हुआ बोलता है, वो क्या है ना, मुझे अपने बाप की बेटी की, माँ के, भाई के इकलौती बहन के इकलौते बेटे की शादी में जाना है, तो मैं आपसे बाद में मिलता हूँ। तभी वहाँ ये कटोरा कटिंग वाला लड़का होता है जो बोलता है कि रुको। वो अपने मैजिक से कांटों वाली रस्सी से हमारे हीरो को बांध देता है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर सोचता है कि इस दुनिया में सबको पता नहीं क्या प्रॉब्लम है। और पीछे से कटोरा कटिंग बोलता है कि ये मेरा थ्रोनी केज है, इसमें से शेर तक बाहर नहीं आ सकता। और अपने जैसे कटोरा कटिंग वाले सोल्जर्स से उसे मारने को बोलता है और बताता है कि हाँ, मुझे तो इंतज़ार ही नहीं हो रहा है तुम्हारे बहते हुए खून को देखने का। अब तुम्हारी मौत के बाद अब सबको पता चल जाएगा कि जो भी किसी कटोरा कटिंग का मजाक बनाएगा उसे मरना होगा। तभी हमारा मेन कैरेक्टर केज को तोड़ देता है और बोलता है कि मैं अकेला नहीं हूँ जो तुम्हारी इस कटोरा कटिंग पर हंसा हूँ। और बताता है कि द एक्सप्लेन करके व्यूअर्स भी तुम्हारी कटोरा कटिंग को देखकर बहुत हंसे थे। तू मेरे होते हुए उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जिसे देखकर वो कटोरा कटिंग डर जाता है और बोलता है, तुमने इसे कैसे तोड़ा? तो एक मैजिक करने लगता है और बोलता है थ्रोनी लाइट, और उसका कुछ असर नहीं होता। और हमारा मेन कैरेक्टर उसके मुंह पर एक जोरदार घुसा मारता है और बोलता है, जलती हुई फुलझड़ियाँ, टोपीबाज के मैजिक, डायमेंशन रिक्वायरमेंट के सामने कुछ नहीं। तभी वो कटोरा कटिंग बोलता है कि डायमेंशन रिक्वायरमेंट स्किल क्या? वो तो बहुत समय पहले ही लुप्त हो चुकी है। तभी वो सब कटोरा कटिंग वाले सोल्जर्स वहाँ से भाग जाते हैं और हमारा मेन कैरेक्टर उन्हें बताता है कि हे तुम सब लिटिल ब्रैट्स, तुम यहाँ अपना ये डब्बा छोड़कर कहाँ जा रहे हो? तभी हमारा मेन कैरेक्टर उस बॉक्स को देखता है जिसमें लॉक लगा हुआ होता है और फिर वो सोचता है कि शायद इसमें कुछ खजाना होगा और अगर इससे मैं यहाँ से निकाल कर हाई प्राइस में बेच देता हूँ तो मेरे डैड अपनी ज़िंदगी हैप्पीली जिएंगे। तभी वो बॉक्स खोलता है जिसमें एक सुंदर सी लड़की सोई होती है और फिर वो लड़की अपने आंखें खोलने लगती है, जिस पर हमारा मेन कैरेक्टर घबराने लगता है और सोचता है कि ये तो उठ रही है। तभी वो लड़की आंखें खोलते हुए बोलती है कि मैं तुम्हें पहले ही बोल चुकी हूँ ना कि मैं तुम्हारे लिए डांस नहीं करने वाली हूँ। फिर हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है, अरे रुको, नहीं, मैं तो बस यहाँ से गुजर रहा था। तभी वो लड़की बोलती है कि वो कटोरा कटिंग कहाँ है? तभी हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि वो कटोरा कटिंग, उसे तो मैंने मार पीट कर भगा दिया है और वो तुम्हें यहाँ छोड़कर चला गया था। तभी वो लड़की बोलती है, क्या तुमने बाय शॉप को पीट दिया? और बोलती है, तुम में सही में बहुत दम है। और फिर वो हमारे मेन कैरेक्टर को किस कर लेती है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर उससे शर्माते हुए और दूर हटाते हुए बोलता है कि तुम क्या कर रही हो? ये मेरी फर्स्ट किस थी जो तुमने ले ली। मैं चाहता था कि मेरी ये फर्स्ट किस मेरी क्रश यांग यूई लेती। ये तो यहाँ झूठ बोल रहा है क्योंकि इसकी फर्स्ट किस तो किसी और ने ली थी एपिसोड 3 में, और आप तो जानते ही हो। अगर आप नहीं जानते तो जाकर देख सकते हैं एपिसोड 3 में। फिर हमारा मेन कैरेक्टर दौड़ता हुआ वहाँ से जाने लगता है और बोलता है कि यहाँ तो गली गली में शिकारी भरे पड़े हुए हैं, हर कोई मेरी यहाँ किस्सी विस्सी ले रहा है। तभी उस गर्ल को दिखाते हैं जो यांग चुआन को देखकर बोलती है कि ये मेरी भी फर्स्ट किस थी। तभी हमारे मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है जो मार्केट में घूम रहा होता है और दुकानों में लोगों से पूछ रहा होता है कि क्या आप ओरेकल को जानते हैं? कुछ बोलते हैं, कौन ओरेकल? क्या है ये ओरेकल? और वैसे ओरेकल का मतलब होता है आकाशवाणी। तो कुछ लोग उससे बोलते हैं कि ओरेकल वो तो चर्च वालों ने बैन कर दी है, वो भी बहुत टाइम पहले। हाँ, अब थोड़ी प्रोफेसीज होती हैं, भविष्यवाणियाँ, वो भी टेम्पल से होती हैं। उन सब का हमें नहीं पता। मतलब यहाँ किसी को कुछ पता नहीं होता और सब इधर उधर की बातें बता रहे होते हैं उसको। जिस पर हमारा मेन कैरेक्टर चिढ़ जाता है और सोचता है, डैड आप भूल गए कि 10 साल में बहुत सारी चीज़ें बदल गई होंगी यहाँ, और सिर्फ ओरेकल नाम देकर आपने मुझे यहाँ भेज दिया। और सिर्फ ओरेकल के नाम से ओरेकल को मैं अर्थ में भी नहीं ढूंढ सकता था और आपने मुझे यहाँ भेज दिया। तभी वहाँ के लोग उसे देखकर सोच रहे होते हैं, ये वही तो नहीं है जिसे हमारे बाय शॉप ढूंढ रहे हैं। तभी हमारे मेन कैरेक्टर को एक वियर्ड सी फीलिंग होने लगती है और वो बोलता है कि मुझे क्या हो रहा है, पर मुझे एक वीक सा फील हो रहा है, मेरे हाथ भी छोटे हो रहे हैं। तभी पीछे से वो कटोरा कटिंग अपने सोल्जर्स को लेके वहाँ आ गया होता है और बोलता है, मुझे बहुत टाइम लगा तुम्हें ढूंढने में, पर बस अब तुम्हारे मरने का टाइम हो गया है। और हमारा मेन कैरेक्टर सोच रहा होता है ये अभी नहीं हो सकता। और पीछे से कटोरा कटिंग बोलता है, ओए भागना चाहता है क्या तू? पर ये तेरा डेड एंड है और यहाँ से तुझे कोई नहीं बचा सकता।
फिर अपने सोल्जर से बोलता है जाओ उसका सर काट कर मेरे पैरों में रख दो। पर हमारा मेन कैरेक्टर यांग यूई बन चुका होता है तो वो घूमता है और प्यार से बोलता है हम तो कभी नहीं मिले, आपने शायद मुझे और कोई समझ लिया होगा। और हमारा मेन कैरेक्टर सोच रहा होता है कोई चांस ही नहीं बनता कि ये मुझे पहचान ले। और वो कटोरा कटिंग उसे पहचान नहीं पाता और उसके पास जाकर उसका फेस पकड़कर बोलता है कि तुम तो बहुत क्यूट हो, तो क्यों ना तुम कुछ दिन मेरे पैलेस में चलो। आज का दिन भी बहुत खराब था, मैं उस कमीने से मिला जिसने मुझे आज दिन भर बेइज्जत किया, पर तुम्हारी ब्यूटी ने मेरा दिन बना दिया। जिस पर हमारा मेन कैरेक्टर को गुस्सा आ जाता है और वो बोलता है कि तेरी हिम्मत कैसे हुई यांग यूई के फेस को टच करने की। तभी वो कटोरा कटिंग बोलता है थ्रोनी लाइट, जिससे हमारा मेन कैरेक्टर वो भी पहले जैसे कांटों के केज में फंस जाता है और सोचता है कि फिर से वही, इस बार मैं यहाँ से क्यों नहीं निकल पा रहा हूँ। और वो कटोरा कटिंग बोलता है मैं आज एक बार अनलक्की था, वो कमीना इसमें से निकल गया था, पर तुम इस स्पेल को नहीं तोड़ सकती। और हमारे मेन कैरेक्टर का फेस पकड़ लेता है, जिस पर हमारा मेन कैरेक्टर उसके मुंह में थूक देता है और बोलता है तू कटोरा कटिंग अपने बदबूदार मुंह को मेरे से दूर कर, नहीं तो मैं तेरे अंडे पकाकर कुत्तों को खिला दूंगा। जिस पर सारे कटोरा कटिंग सोल्जर गुस्सा हो जाते हैं और बोलते हैं कि तेरी इतनी हिम्मत कैसे हुई हमारी बाइशॉप को ऐसे बोलने की, और बोलते हैं ग्रेट बाइशॉप इस लड़की को मार डालें। जिस पर वो कटोरा कटिंग बोलता है मैं आज तक तुम्हारी जैसी एंटरटेनिंग लड़की से नहीं मिला। वो उस थूक को चाटने लगता है और बोलता है कि मैं बहुत आश्चर्य में हूँ कि तुमने उस कमीने जैसे कपड़े क्यों पहने हैं, और ये जो खूबसूरत चेहरा है क्या इसके पीछे कोई और है जो मुझे धोखा देने की कोशिश कर रहा है। और अपनी नाइफ निकालता है और बोलता है कि चलो चेक किया जाए, और उसके कपड़ों के सामने एक स्लैश लगा देता है जिससे हमारे मेन कैरेक्टर के कपड़े फट जाते हैं। वो कटोरा कटिंग बोलता है क्या और चेक करके देखा जाए। तभी वो कटोरा कटिंग अपने सोल्जर्स को बोलता है इसको घुटनों में ले आओ। जिस पर हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि अगर मेरी लूना की बॉडी को हार्म पहुंचाने की कोशिश की तो मैं तुम सबको मार दूंगा। तभी उसके पीछे से सलान आ रहा होता है और वो बोलता है कि बाइशॉप आप वहाँ क्या कर रहे हैं। जिस पर हमारा मेन कैरेक्टर सोचता है अरे नहीं, ये तो वही है हाथ काटने वाला। फिर वो कटोरा कटिंग बोलता है कि सलान तुम यहाँ क्या कर रहे हो, मैं तो उस क्रिमिनल को पकड़ने के लिए आया था जिसने हमारे क्लर्जीमैन पर अटैक किया था। तभी हमारा मेन कैरेक्टर सलान को बोलता है कि मैं तो यहाँ से गुजर रही थी और इन्होंने मुझे यहाँ पकड़ लिया। तभी सलान बोलता है कि मैं तो यहाँ एक असासिन को ढूंढ रहा था जिसने आर्क बाइशॉप को मारने की कोशिश की। तभी सलान उन दोनों के पास जाता है और अपनी तलवार उठाकर बोलता है मैं कंफर्म करूँगा कि मैं यहाँ न्याय करूँ। और यहीं हमारा चैप्टर ख़त्म हो जाता है। अब हम नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे कि हमारा मेन कैरेक्टर कैसे बचेगा और उसे कौन बचाएगा। और वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, और वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं।